हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज यूनिट 5 में आगे चलते हैं। तो हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था उसमें एक रिएक्शन और हम आज देखते हैं। दैट रिएक्शन इज मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस। तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम डेरिवेटिव्स के साथ में, और इससे हम लोगों को एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि ईस्टर होता है। और फिर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन अपना फर्दर एसिड प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे हम लोग RX को रिएक्शन करें अल्काइल हैलाइड को सोडियम डाइथाइल मेलोनेट के साथ में, यहाँ पर आप देखिए अगेन सोडियम बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी वो NaX बना के बाहर आ जाएगा, यहाँ बच्चा RCH की जगह पर आ जाएगा R। अब इसका आप वाटर के साथ रिएक्शन कराइए तो ये हुआ C2H5 C2H5 है ना। वाटर की प्रेजेंस में दो बार जो है C2H5 हमारा बाहर आएगा, यहाँ बच्चे COO इधर H और ये इधर H है ना। यहाँ पर हम वाटर ले लेंगे, उससे वाटर की प्रेजेंस में H प्लस और OH माइनस मिलता है और इस तरीके का रिएक्शन होता है। यहाँ आप देखो आपके पास है COO है ना, RCH फिर COOH और ये वाला H फ्री बचा था तो वो इससे जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये बना RCH2COOH, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। इसमें लोअर मेंबर का मतलब है कि जो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे लेकर के 10 कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये लिक्विड्स होते हैं, और हाइयर मेंबर जो 10 के अबव जाते हैं वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। ऐसे ही जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो शार्प और डिसएग्रीएबल ओडर होते हैं, मतलब उनकी जो ओडर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और हाइयर मेंबर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ओडरलेस होते हैं, उनका कोई ओडर नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज होता जाता है। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज होता है, बट इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कम ज़्यादा होता है। इसके बाद जो हमारे इनिशियल मेंबर्स हैं वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल है। सपोज अपन बात करें प्रोपानोइक एसिड की तो वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल है, लेकिन हम जब हाइयर मेंबर पे जाते हैं जैसा पेंटानोइक एसिड, फिर आपका हो गया हेक्सानोइक एसिड, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ऐसे ही जो कंपाउंड्स सॉल्यूबल हैं इथेनॉल ईथर और बेंजीन में, तो इसीलिए जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा वो ईथर इथेनॉल और बेंजीन में सॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन शुरू से बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड 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 है ना। तो क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होते हैं, इनकी एसिडिटी कैसी होती है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। अब जब कोई भी बेस की प्रेजेंस में H प्लस आयन डोनेट करता है तो वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो इसीलिए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी एसिड्स है। जैसे अपन NaOH की बात करें तो यहाँ से OH मिला और यहाँ से H मिला, तो ये बना H2O। फिर ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, फिर ये Na। तो इस प्रकार से प्रिपेयर हुआ सॉल्ट। ऐसे ही अगर हम एसिडिटी कांस्टेंट की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा कंपाउंड ये एक प्रकार का वीक एसिड है। तो ये कैसा आयोनाइज होगा? पार्शियल। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली ब्रेक होते हैं। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए पूरा टूटता तो पूरा नहीं टूट पाया, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, देन इक्विलिब्रियम आ गया, देन कन्वर्ट हो गया, देन वापस आ गया। तो ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और ये H2O, यहाँ से H यहाँ गया तो ये बना H3O पॉजिटिव। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये Ka, इसको हम बोलते हैं एसिडिटी
कांस्टेंट, जो Ka बनता है दैट इज नोन एज एसिडिटी कांस्टेंट। और एसिडिटी कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की जो आयोनाइजेशन के बाद मोल्स पर लीटर में होता है, और ये एक अनआयोनाइज्ड एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया जाता है। सपोज हमारे पास एक एसिड है AB नाम का, तो ये टूटेगा A एंड B में, तो ये वाला जो टूटा वाला पोर्शन है दैट इज आयोनाइज्ड पोर्शन और कंप्लीट वाला इज अनआयोनाइज्ड। तो ब्रोकन पोर्शन डिवाइडेड बाय अनब्रोकन, आयोनाइज्ड पोर्शन को आप डिवाइड करो अनआयोनाइज्ड पोर्शन से, तो इससे जो एसिडिटी कांस्टेंट Ka डेवलप होगा दैट इज एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, मतलब इस लिमिट तक हमारा जो भी एसिड है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो एसिडिटी कांस्टेंट है ये एक आप बोल सकते हो एक पैमाना है, एक मेजरमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एसिड कितना वीक है ना। ऐसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना उनका ये Ka वाला वैल्यू बड़ा होता है, लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं ना उनका Ka वाला वैल्यू स्मॉल होता है, छोटा होता है। ऐसे ही अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये एसिडिक हैं और प्रोटॉन लूज करते हैं क्योंकि इससे कार्बोक्सिलेट आयन बनता है आयोनाइजेशन से और रिएक्शन में एक स्टेबिलिटी आती है। जैसे आप देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो ये हो गया, ये बना हमारा रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन और इनका बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसे ही जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है वो हमारा स्टेबल होता है अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसका जो MO स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारे कार्बन एटम है वो एज यूजुअल sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं और ये एक दूसरे से जुड़ते हैं ऑक्सीजन एटम से वाया सिग्मा बॉन्ड, है ना। और जितना अनयूज्ड ऑर्बिटल है वो हमारा ओवरलैप कर जाता है दूसरे वाले के साथ में। इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, जो डबल बॉन्ड है उसका डीलोकलाइजेशन, यानी कि जो हमारा पाई बन रहा होता है वो डीलोकलाइज होता है। ये आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये हमारा कार्बन हो गया स्टूडेंट, ये कार्बन का ऑक्सीजन से आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले बना, ये वाला आप देखिए तो ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना, है ना। अब जो दूसरा पार्ट है दैट इज डीलोकलाइजेशन वाला पार्ट, ये तो जो आपने डॉटेड से बनाया हुआ है ये पोर्शन, ये वो पार्ट है जो हमारे डबल बॉन्ड का यानी कि पाई का पोर्शन है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, ये इधर से उधर डीलोकलाइज होता रहता है। और यही जो डीलोकलाइजेशन है ना इससे हमारा कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि जो हमारा COO माइनस है कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबल होता है। अदरवाइज अगर ये डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन प्रिपेयर होता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटेंट करेंगे और अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ ये नोट्स अवेलेबल है। तो जैसे स्टूडेंट्स अपन लोग क्या कर रहे थे कि अपन ने देखा कैसे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। अब स्टेबिलिटी भी अपन ने समझ ली। अब मान लीजिए आपने कोई सब्स्टिट्यूशन कराया, मतलब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कोई सब्स्टिट्यूटेड एसिड है, उस कंडीशन हमारा एसिडिटी का फैक्टर कैसा काम करेगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है एसिडिटी को अंतर करने वाला दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो अल्फा कार्बन एटम होगा उस पर हम जो भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी परिवर्तन हम लाते हैं, कुछ भी नया चीज प्लेस करते हैं तो उससे एसिडिटी पे सबसे ज्यादा अंतर पड़ेगा। जैसे सपोज हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम रखते हैं तो उससे एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब NH2OH, और ये सब क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं।
नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज होने से डिस्टेबलाइजेशन होता है और इससे एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है और इससे लॉस ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप है वो इंक्रीज होता है और एसिडिटी डिक्रीज होती है। ये हो गया। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें एसिटिक एसिड की तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब आपने इस ग्रुप को रिप्लेस कराया किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ में, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा C2H5 लगाया आपने तो आपका कंपाउंड लेस एसिडिक बना। ऐसे ही अगर हम कोई और कंपाउंड लगाते जिसमें C3H7 लगा होता तो वो और कम एसिडिक होता। इस हिसाब से जैसे जैसे आपका जो R वाला अल्काइल ग्रुप है वो बड़ा होता जाएगा, एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो उससे जो हमारा एसिडिटी है वो इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में जैसे आपका क्लोरीन ब्रोमीन आ जाएगा, इससे एसिडिटी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इससे डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगा कार्बोक्सिलिक लेट आयन का, है ना। और यहाँ पर जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एसिडिटी भी बढ़ती जाती है। अगर हम हेलोजन अटैच करा दिए तो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे स्टूडेंट अपन ने फर्स्ट में ही एक वर्ड पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, तो अगर हम इसकी मीनिंग समझे तो ऐसे आपका जो 11th-12th का सिलेबस है उसमें आपने इंडक्टिव इफेक्ट डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट अगर हम एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब भी हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो पोलराइज होता है तो हमारे एडजेसेंट वाले ग्रुप पर वो अपना कोई ना कोई असर डालता है। इस तरीके के असर को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो दूसरे की मौजूदगी से एडजेसेंट ग्रुप के वजह से पोलराइज्ड हो रहा है। अब एडजेसेंट ग्रुप हमारा क्या हो सकता है, कोई सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का चीज या तो कोई सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का चीज। जैसे सपोज आप ग्रुप में रहते हैं, है ना, तो आप एक दूसरे से देख के कोई चीज सीखते हैं, कोई एक्टिविटी सीखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन हो रहा है लेकिन बगल वाले ग्रुप की वजह से, एडजेसेंट ग्रुप की वजह से। तो इस तरीके का जो है दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात यह है कि अल्फा कार्बन, ऑल्दो हम अल्फा कार्बन वर्ड पढ़ चुके हैं, बट अल्फा कार्बन हम उस कार्बन को बोलेंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट अटैच्ड होगा। जैसे सपोज हमारे पास है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और इधर फिर एक C फिर एक इधर C, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये था स्टूडेंट्स एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ ये नोट्स अवेलेबल है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।